नमस्कार, इंडिया चाहता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी, आपका फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता आप इस वक्त देख रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले लोकसभा में सरकार पर और खासकर प्रधानमंत्री पर बेहद तीखे हमले बोले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे बहुत से सवाल उठते हैं। पहले सवाल आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल ये कि क्या देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे में है, जैसा कि राहुल गांधी बताते हैं। दूसरा सवाल कि क्या चीन और पाकिस्तान से भारत इस वक्त घिर गया है अपनी कमजोर नीतियों की वजह से। तीसरा सवाल कि क्या आर्थिक मोर्चे पर देश में विषमता बढ़ी है, यानी अमीर और अमीर हो गए हैं और गरीब बेहद गरीब हो गए हैं। चौथा सवाल राहुल गांधी के हमले से जोड़ता है वो ये कि क्या एक लाठी से देश को हाँका जा रहा है। बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर कि लाठी से देश को चला रहे हैं। और पांचवा सवाल जो राहुल गांधी के भाषण से आज निकलता है कि इस कोरोना काल में सरकार कैसे विदेशी मेहमानों को बुलाती, क्योंकि राहुल गांधी का कहना था कि 26 जनवरी की परेड में विदेशी मेहमान क्यों नहीं आ रहे हैं। सोचिए जरा, लेकिन राहुल गांधी क्या ये भूल गए कि दुनिया में इस वक्त कोरोना का काल है। ये तमाम मुद्दे उठेंगे, सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं बारी बारी से। जो मेहमान दिख रहे हैं, हरीश द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीएस बस्ती से सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। उन्हीं ने आज इस भाषण की राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो चर्चा शुरू हुई उसकी शुरुआत की। साथ में के शर्मा जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। सुधींद्र भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में इस चर्चा में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता भी होंगे, जुड़ते जाएंगे। मैं उनका तारीफ आपके साथ कराता जाऊंगा, लेकिन तीन मेहमान तैयार हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जो हमला बोला उसकी बड़ी बड़ी बातें क्या है, कितने संगीन आरोप लगाए हैं, पहले सुनते हैं। That there are now two Indias. There is now no longer one India. There are two Indias. One India is for the extremely rich people, for those who have immense wealth, for those who have immense power, for those who do not need a job, for those who do not need water connections, electricity connections, but for those who control the heartbeat of the country. इसके अलावा भी राहुल गांधी ने आज अपना लंबा भाषण दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं, फिर इस चर्चा को शुरुआत करता हूं। भारत केंद्र की एक छड़ी के सहारे, एक लाठी के सहारे नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि देशवासियों को हाँका जा रहा है एक लाठी से। दूसरी बड़ी बात, 3000 साल के इतिहास में बिना संवाद के शासन चल रहा है, ये नहीं चलेगा, ये कहना था राहुल गांधी का। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का, यानी देश में डिवीजन पैदा हो रहा है। चौथी बात, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं है, क्यों, राहुल गांधी ने जानना चाहा। पांचवी बात, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस दौर में दिखाई दे रही है, हिंदुस्तान का जो इस वक्त का शासनकाल चल रहा है। छठी बड़ी बात, सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे भेजा है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। सातवीं बात, भारत की अर्थव्यवस्था में डबल ए वेरिएंट फैला हुआ है, डबल ए वेरिएंट। उन्होंने कहा कि जैसे डेल्टा है, ओमाइक्रॉन है, वैसे डबल ए वेरिएंट अर्थव्यवस्था में फैला हुआ है। आठवीं बात, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सभी पोर्ट दिए जा रहे हैं। सरकार के जो संबंध है व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, उस पर हमला किया। नौवीं बात, किसान सड़क पर बैठे रहे लेकिन राजा ने आवाज नहीं सुनी, उन्होंने प्रधानमंत्री को राजा कहकर संबोधित किया। और आखिरी बात जो वो कहते हैं अपने भाषण में, लघु और मध्यम उद्योगों के बगैर मेड इन इंडिया संभव नहीं है, सरकार इसको इग्नोर कर रही है। क्या राहुल गांधी ने उद्योगपतियों के साथ सरकार के संबंधों को लेकर कहा, वो सुनाता हूं और फिर काउंटर लेंगे बीजेपी के नेताओं से। सुनते हैं। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है। और वो पूरा का पूरा
हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग और दूसरी साइड अंबानी जी, तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। कोरोना तो सुना आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने आज जमकर सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या जो बोला वो सच है, यही जानते, इसी का विश्लेषण करते, इसी पर टिप्पणियां लेंगे। मेरे साथ इसकी व्याख्या करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा चुका हूं मैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब भी इस चर्चा में शामिल हो गए। स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस चर्चा में शामिल होंगे, जो कि अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा मैं सीधे हरीश द्विवेदी साहब से, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस चर्चा की शुरुआत की आज संसद में भी, और यहां भी पहला मौका हरीश द्विवेदी मैं आपको देना चाहता हूं। राहुल गांधी का यह कहना कि देश में डबल ए वेरिएंट है, हरीश द्विवेदी, अडानी और अंबानी की वजह से देश चल रहा है, गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। हरीश द्विवेदी। देखिए सुमित जी, राहुल गांधी जी का पूरा भाषण मैं सुना हूं और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा की शुरुआत मैंने की है। तो मैंने अपनी बात रखी और उसके बाद राहुल गांधी जी का भाषण शुरू हुआ। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये एक देश नहीं, ये दो देश है। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि शायद कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को दो नहीं कई देशों में बांट करके रखा। जैसे कि आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 ए लगा करके देश से अलग करने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था, और वहाँ पर ना धारा 370 के कारण, 35 ए के कारण वहाँ के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को कोई अधिकार नहीं मिलता था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलता था। तो इस नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी ने लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन किया और ये मांग किया कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार आने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटाया, 35 से भी हटाया, और पूरे देश में जो एक तिरंगा है, ये एक निशान है, एक प्रधान, एक विधान, उसको लागू करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के, मैं ये कह सकता हूँ, उनके स्वभाव में ही है इस देश को एक नहीं रहने देना है। इस नाते वो ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक करने का काम किया, इस देश को मजबूत करने का काम किया है, इस देश में समानता लाने का काम किया। तो चर्चा में लेके आता हूँ, समान हो सबको, हर हरीश द्विवेदी की बातें सुनिए आपने माननीय सांसद महोदय की। सप्पल साहब, देश को दो हमेशा बांटने का काम किया है, कांग्रेस इसी नजरिए से देश को देखती है। सप्पल साहब। देखिए हरीश द्विवेदी जी बड़े सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़े हैं भारत की, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वर्तमान का जरूर समझते होंगे। अभी पिछले साल ही द्विवेदी जी, आपकी सरकार ने मणिपुर में धारा 371C के प्रोविजन लागू किए। अमित शाह जी ने उसको अपनी उपलब्धि बनाया, जो वही प्रोविजन हैं जो 370 के थे। तो तब आपका एक देश एक विधान वाला जो पूरा नारा है वो कहाँ गया? आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि धारा 371C जो अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए अभी लागू किए हैं प्रोविजंस, वो गलत है। आप बोलिए, आज आप देश के अंदर क्या धारा 371, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, 370, उसी के जो दूसरे प्रावधान है वो हिमाचल से लेके, अंडमान से लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगे हुए हैं, आप उसको कब हटाने जा रहे हैं? ये जो बातें बीजेपी करती है वो अर्ध सत्य बातें करती है। रही बात कांग्रेस की, तो ये इनको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया है। सिक्किम को किसने जोड़ा था इस देश के अंदर? गोवा को किसने जोड़ा था? हरीश द्विवेदी को दिखाइए स्क्रीन पे जोड़ा साथ था? में। ये तो आजादी के बाद हुए थे। देश को आप ये मत बोलिए, आप जो देश का गौरवशाली इतिहास है उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, जस्ट बिकॉज कि आपको पूरी जानकारी शायद आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में नहीं मिली होगी। हरीश द्विवेदी रिस्पॉन्ड, फिर डिबेट को ओपन कर देता हूं मैं। देखिए मुझे ये बात जो बात गुरदीप सप्पल बोल रहे हैं द्विवेदी साहब, मुझे पूरी, क्या उसमें कुछ भी गलत है? देखिए पूरी जानकारी मुझे है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां थी, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ आप सब सुमित जी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नक्सलवाद था, कहीं अलगाववाद था। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही नक्सलवादियों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं घट रही थी, अलगाववाद पनप रहा था, और उसके कारण धारा
धारा 370-35A के कारण ही था। वहां पर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिल रहा था। वहां पर देश का ध्वज दूसरा, वहां का ध्वज दूसरा था। देश के प्रधानमंत्री दूसरे, वहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त था। ये सारा अधिकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में दिया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने लगातार इस बात को कहा, द्विवेदी जी माफी के साथ, दो प्रधान दो विधान, द्विवेदी जी माफी के साथ जवाब देना चाहूंगा। गुरदीप सप्पल जी मैं आता हूं। ये जिस दो विधान की बात कर रहे हैं आप, जिस दो झंडे की आप बात कर रहे हैं, उन पार्टियों के साथ बीजेपी ने सरकारें चलाई हैं, दिल्ली में भी और श्रीनगर में भी। ये आप कैसे भूल जाते हैं? यही मुफ्ती जी आपकी सरकार में रही, यही फारूक अब्दुल्ला साहब आपकी सरकार में रहे कि नहीं रहे वाजपेयी जी के साथ? हरीश द्विवेदी, ये भी तो सच्चाई का इतिहास का हिस्सा है ना। अगर ये इतना ही गलत था तो इनसे अलग हो जाना चाहिए था। सुमित जी, इस देश की जनता ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दी, तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का कि धारा 370 भी हम हटाएंगे, 35A भी हटाएंगे, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा भी हम फहराएंगे, वह काम करने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं ये कह सकता हूं कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आई तो उस संकल्प को पूरा। सप्पल जी जवाब दीजिए, फिर डिबेट को बंद कर रहा हूं। इसके बाद भदौरिया जी में आ रहा हूं, के शर्मा में आ रहा हूं। सप्पल जी जवाब। पहले तो मैं द्विवेदी जी को बताऊं, द्विवेदी जी, ये जो दो विधान वाली बात थी, दो झंडे वाली बात थी, वहां के चीफ मिनिस्टर को पीएम बोलते थे, वहां के गवर्नर को प्रेसिडेंट बोलते थे, ये इंदिरा जी के टाइम में हटा दी गई थी। तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था और उस वक्त शेख अब्दुल्ला की पार्टी को वापस राजनीति में इंदिरा जी ने नहीं आने दिया था, जब तक कि शेख अब्दुल्ला ने वहां पे प्लेबिसाइट, जो जनमत संग्रह की आवाज को विड्रॉ नहीं कर लिया था और एक झंडे को, एक विधान को मानने के लिए हाँ नहीं कर दी थी। इतिहास ही है। दूसरी बात, जो आप 370 की बात करते हैं, रिकॉर्ड ये कहता है अब 8 साल मोदी जी के हो गए और 10 साल मनमोहन सिंह जी के थे। मनमोहन सिंह जी के 10 साल में 4241 आतंकवादी कश्मीर में मारे गए थे और मोदी जी के राज में 1419। ये मत बोलिए कि कांग्रेस पार्टी के राज में वहां पे आतंकवाद से लड़ा नहीं गया था, लड़कर वहां शांति स्टैब्लिश की थी, जिसको आपने सिरे से हिला दिया है। पिछले 2 साल के अंदर अभी एक आरटीआई में पूछा गया था, फिर संसद में कहा था मैं आता हूं जाएगी। सप्पल साहब, एक वर्ग फीट जमीन कोई राहुल गांधी के भाषण पे लौटते हैं, कश्मीर पे चर्चा और करेंगे। हरीश द्विवेदी, के शर्मा जी आपकी पार्टी के एक और सहयोगी मेरे साथ हैं, सुधीन भदौरिया वरिष्ठ प्रवक्ता मेरे साथ है। सबको मौका मिलना चाहिए, डिबेट सबके लिए है। आपको मैंने और भी मौका दूंगा, रहिए मेरे साथ। ये मैं जानना चाहूंगा, आज का जो भाषण, सुधीन भदौरिया, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, के शर्मा आपके बात का जवाब देंगे। सुधीन जी, मैं ये जानना चाहूंगा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज सरकार पर अटैक किया, क्या आपको लगता है, और जो भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया हिंदी में देने की बजाय, क्या आपको लगता है यूपी जहां पर वोट पड़ने जा रहे हैं वहां की जनता इससे प्रभावित होगी? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर देना चाहूँगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हमेशा विपक्ष के लोग अपनी राय देते हैं, और जिसमें अगर वो विपक्ष के हैं तो वो निसंदेह उस समीक्षा भाषण में वो आलोचनात्मक भाषण देते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे प्रश्न जो राहुल गांधी जी ने इस अपने वक्तव्य में दिए हैं, उसमें उनको खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका के बारे में भी, क्योंकि पिछले 73-74 वर्ष से जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है और तब से अब तक के बीच में मैं समझता हूँ 5 बार प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी रहे हैं और अनेकों बार कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, और बाकी तो बहुत एक 1.5 साल की सरकारें थी, उनका कोई बहुत ज़्यादा मैं महत्व नहीं समझता हूँ देश की नीति निर्धारण के लिए। पर क्या उस दौर में बेरोजगारी नहीं थी? क्या उस दौर में महंगाई और उसकी मार से लोग नहीं आत्महत्या करते थे? क्या इस देश में ये नारा नहीं लगा, वाहरे नेहरू तेरी शान, भूखा नंगा हिंदुस्तान? तो ये सारी चीज़ें उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में देखनी चाहिए, और अपनी पार्टी का भी उनको बताना चाहिए देश के अंदर किस प्रकार से उनके अंदर भी कमियां रहीं। ये ज़रूर कहूँगा, जो मौजूदा वर्तमान सरकार है उसके शासन काल के अंदर
मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिससे, चाहे वो नोटबंदी से लेके जीएसटी तक का हो, या कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, या अन्य इस प्रकार के जो तमाम काम हुए हैं, इससे आम जनता को बहुत तकलीफ हुई, किसान अलग परेशान रहा। और हम लोग, जहां तक उत्तर प्रदेश का आपने जैसे चुनाव का आपने जिक्र किया, आज ही सुश्री बहन मायावती जी की आगरा में मीना बाजार कोठी में बहुत बड़ी रैली हुई। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा उत्साह, इतनी बड़ी जो जनसंख्या, और ये भी मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर सी दौड़ गई है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर चुनाव पर किस तरह के गुणात्मक असर पड़ेंगे और इसका परिणाम आपको चुनाव के शर्मा जी दिखाई देगा। इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। राहुल गांधी ने कहा अपने भाषण में कि 26 जनवरी की परेड में मेहमान क्यों नहीं आते हैं। सोचिए जरा, दुनिया में भारत अलग थलग पड़ गया है, कोई भारत के साथ खड़े होने में संकोच करता है, एक विचारधारा हावी होती जा रही है देश के ऊपर। के शर्मा, देखिए सुमित जी, जो आपने 10 प्रश्न राहुल गांधी के भाषण से निकाले हैं, मैं आपसे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पिछले 7-8 वर्षों से आप देख रहे होंगे, ये सब वही घिसे पिटे पुराने जुमले हैं। ये वही बातें वो कहते हैं, यही कहते थे सूटकेस की सरकार है, सूटकेस वालों की, अमीरी गरीबी और इस तरह की यही सब घिसी पिटी बातें। और 7 वर्षों से लगातार देश की जनता जवाब दे रही है इनको। जवाब देते देते ये हालत हो गई है कि ये रसातल पर चले गए। और दूसरी तरफ हम पहली बार 2014 में जितनी सीट लाए उससे 2019 में बढ़ के सीट लेकर आए। क्यों ऐसा क्यों हुआ सुनिए? इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति की विश्वसनीयता, नेतृत्व की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी विश्वसनीयता क्या है, वो क्या कर रहा है, और उसकी कोई शब्दों का असर भी है। क्योंकि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होने के कारण से ये होमवर्क नहीं करते कि मैं क्या बोल रहा हूं, जो लिख के दे दिया गया वो बोलकर चले आए, लेकिन होमवर्क नहीं है। मैं आपको गरीबी पर एक लाइन बताता हूं मात्र। आपको ध्यान होगा कि इनके यूपीए के शासनकाल में गरीबी की एक परिभाषा है कि शहरी क्षेत्र में जो 33 रुपया से अधिक खर्चा करेगा वो अमीर, और जो 27 रुपए से कम खर्च करेगा वो गरीब। ये परिभाषा इन्होंने अमीरी और गरीबी का दिया था, और आज उसी के आधार पे वो कह रहे थे कि हमने इतने करोड़ गरीब ऊपर। आपको जहां ये भी याद होगा कि इनके कई नेता होते थे, राज बब्बर जी वगैरह, इसकी जो सफाई देने में, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए कहां गिनाने लगे कि गुरदीप सप्पल हाथ उठा रहे हैं आपकी बात पे। सुन ले मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो ठीक है, मेरी बात तो पूरी करो, बहुत देर सबके आरोप लो। तो इसलिए कहा कि उस समय वो 12 रुपया में भरपेट कहां ढूंढ रहे थे, दुकान, रेस्टोरेंट, ठेला, कि यहाँ भरपेट खाना मिलता है, ये सफाइयां आ रही थी उस समय। और गरीबी कहाँ से सीखा इन्होंने, कहाँ से देखा था राहुल गांधी जी ने? सुमित जी आपको भी याद होगा, कलावती जी के घर गए थे, रात को पूरी तल के खाए, फिर वहां से लौट के आए, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आया 2017, मथुरा में ये सभा करने गए, जेब में हाथ डाला, अपना कुर्ता का जेब फाड़ लिया था, हाथ बाहर निकाल के बताया ये देखो गरीबी ऐसी होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके बात बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता नहीं है। सप्पल साहब वो कुछ कहते हैं, उनकी बातों का असर ही नहीं होता, और वो समझा भी नहीं पाते, पुरानी बातें रिपीट करते रहते हैं। गुरदीप सप्पल, देखिए बीजेपी ने तो एक पूरा प्रोपेगेंडा मशीन चलाई राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति आज भी इनसे सबसे आगे फ्रंट फुट पर लड़ रहा है। उन्होंने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने बीपीएल की डेफिनेशन बता दी। मुझे बताइए, अब तो 8 साल आपकी सरकार है, आपको ये मालूम है कि 2000 से बीपीएल की डेफिनेशन रुपयों पे नहीं है, कैलोरी पे है। गांव के अंदर 2000 कैलोरी और शहर के अंदर 2400 कैलोरी। एक मिनट, हमने भी नहीं लिया था। आपको यही आप लोग सिर्फ वही पढ़ते हैं जो आपके पास आता है। आप सुनिए मेरी बात पूरी, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए। आप गरीबी की परिभाषा आपके यहाँ से आई थी। बीपीएल की डेफिनेशन सन 2000 से लेकर अब तक कैलोरी बेस्ड है। नहीं तो मैं डेट और सन भी बताऊंगा। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं
मैं डेट आप और जिस सन भी रिपोर्ट की बताऊंगा बात आपको कर रहे कब हैं वो किन्होंने कहा था। अर्जुन सेन गुप्ता जी की रिपोर्ट है। अर्जुन सेन गुप्ता जी की रिपोर्ट 2006 में आई थी। वो बीपीएल का सरकारी सर्वे नहीं था, वो गरीबी एस्टिमेशन के लिए अलग से एक स्टडी आपके हुई नेता थी। क्यों सफाई आप किए? सरकारी क्यों बात सपोर्ट किया कीजिए। उसको? दूसरी बात, क्यों आपके नेताओं ने अब सपोर्ट कैलोरी किया? के बेस पे राज अब बब्बर का सुन बयान लीजिए आपको पूरी याद बात। है? मैंने आपको सुपल नहीं साहब सुन टोका, लीजिए, उस समय मैंने आप नहीं किसी और टोका, जगह थे। मैंने नहीं सुन टोका। लीजिए, आप झूठ मत बोलिए ना, आप या बैठ तो के झूठ चुप मत कीजिए, बोलिए। या मैंने आप चुप झूठ कीजिए। मत बोलिए। मैंने नहीं टोका, मैं झूठ बोलने नहीं मत दूंगा बोलिए। आपको अगली बार। बोले मैं नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब सुनिए पूरी बात। सरदार जी, जो सरदार कैलोरी जी, बेस्ड धमकी मत दो, डेफिनेशन टीवी है, में बैठे हो। सुमित जी, पहले आप ये झूठ अपना वापस ले लीजिए। पहले झूठ देखिए, वापस आपके लीजिए। बोलने पे मैं मैंने आप बोला, दोनों को रोकूंगा, आपने आप जवाब- दोनों को रोकूंगा पहले एक एक झूठ बोलना बंद करके कीजिए। एक एक करके 30-30 सेकंड आपका दोनों लोग जवाब मेरा लीजिए। एक एक करके। हाँ। अब आप सफल साहब, जवाब सफल साहब दीजिएगा कंप्लीट ना, करिए। आपके जवाब का मौका दीजिए। ठीक है सफल साहब। सन 2000 से कैलोरी बेस्ड डेफिनेशन है बीपीएल की, जिसके बेस पे 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले थे यूपीए ने, और उसी डेफिनेशन के बेस पे अब 23 करोड़ वापस गरीबी में चले गए। ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा पब्लिक सफल डोमेन के साहब, अंदर है। मैं माफी के बताइए, साथ गलत एक है कि बाइट नहीं? आ रही है, बताइए, एक रिएक्शन आ रहा है केंद्रीय मंत्री का, उसको सुन लेते हैं आपकी इजाजत से। राहुल गांधी के बयान पर जो आज संसद में दिया, वो एक साउंड बाइट सुन लेते हैं, फिर आता हूं इस चर्चा पर। प्रहलाद जोशी जी क्या कह रहे हैं? ही हैज नो डायरेक्शन लेस स्पीच। कोई सोच नहीं था, कुछ पॉइंट लिख के आए थे, कोई बताया है उनको, ऐसे बोला है। भारत एक देशी नहीं है बोलते हैं, इनको सांस्कृतिक भारत का कुछ परिचय भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे घर में भी आप आते हैं तो हम शूज बाहर छोड़ने के लिए बोलते हैं, और ठंड के दिवस में घर का जो अंदर पहने का स्लीपर रहता है वो स्लीपर हम पहनते हैं। इतना भी अक्ल नहीं है तो पूरा उनका वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बुद्धिहीन कह रहे हैं राहुल गांधी को, बुद्धिहीन की तरह बात की है। सफल मैं साहब जवाब देना चाहता हूँ। सुमित जी मुझे जवाब देना। सफल साहब पहले के शर्मा जी, के शर्मा जी, सवाल मेरा, ये देखिए, बुद्धिहीन वाली बात बीजेपी शर्मा जी के राहुल पास गांधी के लिए टिप्पणियां आई सवाल सरकार का की जवाब तरफ तो होता नहीं है। अब मैं सुनिए, देखिए, बीजेपी के पास और कोई तरीका तो है नहीं। अब मैं सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया, आज बीजेपी के 2 लोग हैं यहाँ पे, बताइए चीन और पाकिस्तान साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मुद्दे पे बात कीजिए। बीजेपी के सफल साहब, जुमलों चीन को और छोड़ पाकिस्तान दीजिए, कब राहुल साथ गांधी नहीं बहुत थे? समय से बोल रहे हैं। चीन और मुद्दे पे। पाकिस्तान कब साथ नहीं थे, मुझे बताइए ना। नहीं, क्या बीजेपी का स्टैंड पाकिस्तान बताइए के पास मुझे। जितनी पहले टेक्नोलॉजी बीजेपी का है, स्टैंड बताइए, फिर मैं जवाब सफल दूंगा। साहब ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहता नहीं, हूँ, चीन अरे, और पाकिस्तान नहीं, कब साथ नहीं थे? सुमित जी, नहीं, मुझे आपसे नहीं, सफल बीजेपी साहब, से जवाब चाहिए। सफल साहब, मुझे सफल बीजेपी साहब, से जवाब चाहिए। राहुल गांधी जी ने मुझे जो कहा, बीजेपी से जवाब संसद- चाहिए। आप लीजिएगा जवाब उनसे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चीन और पाकिस्तान कब साथ नहीं थे, बताइए मुझे। आज पाकिस्तान के पास जितनी मैं इसका जवाब टेक्नोलॉजी है दूंगा। न्यूक्लियर पहले मुझे वो कहाँ से नहीं। पहुंची पाकिस्तान के पास? सुमित चीन जी, से पहुंची। सुमित और जी, शासन किसका था हिंदुस्तान में? सुमित जी, कांग्रेस का। सुमित जी, मैं इसका जवाब दूंगा। पहले मुझे बीजेपी का इस पर रिएक्शन जानना है, मुद्दे की बात पे। मैं इसका जवाब दूंगा आपकी बात का। हरीश बीजेपी से द्विवेदी मुझे हरीश reaction द्विवेदी जानना है, बोलना वो चाह क्या रहे कहते हैं। हैं। हरीश द्विवेदी बोलना चाह रहे हैं, उनका एक बार मौका ले लेते हैं। हरीश द्विवेदी, चीन पाकिस्तान साथ साथ है कि नहीं है? सफल साहब पूछ रहे हैं आपसे। देखिए सुमित जी, चीन पाकिस्तान लगातार एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं और कहीं न कहीं भारत के खिलाफ उनकी समय समय प्रतिक्रिया भी आती रहती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की बात है, तो इनको भारत से ज्यादा चिंता चीन और पाकिस्तान की है। कांग्रेस पार्टी के शासन में ही चाइना ने हिंदुस्तान पर हमला करके हजारों लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था 1962 और कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान की चिंता करनी चाहिए। हिंदुस्तान के सफल साहब जवाब दीजिए, कैसे बढ़ा रहे हैं मोदी जी, भारत सरकार, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा चाइना की चाहे पाकिस्तान की चर्चा करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी, द्विवेदी जी, आपके जवाबों में वही होता है जो पिछले 20 साल से लोग सुन रहे हैं। आज की स्थिति की बात मैं करना चाहूंगा। आज की तारीख में ये सेना का डॉक्ट्रिन है जो कि जनरल बिपिन रावत ने 2019 में बोला, 2021 में MM नवराने जो जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बोला कि चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं, 2 फ्रंट वॉर के हमको खतरा है। और इस बात को सबसे पहली बार मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2006 में बोला गया था चाइना स्टडी ग्रुप में कि ये संभावना है। और उसके बाद जो तैयारी हुई थी
जो इंपॉर्टेंट बात है, तैयारी हुई थी। जनरल कपूर ने ये बोला था कि हम सिंगल देश के साथ 60 दिन के वॉर की तैयारी कर रहे हैं और डबल फ्रंट वॉर के साथ 30 दिन की तैयारी कर रहे हैं। ये 2009 में हमारे देश की हैसियत थी, लेकिन 2018 में जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसने ये बोला कि आपकी सरकार के टाइम पे वॉर लड़ने की जो क्षमता है वो 10 दिन की रह गई है। जी दूसरी बात, डबल वॉर के लिए यूपीए के अंदर माउंटेन स्ट्राइक कोर 80,000 लोगों का तैयार किया गया था, जिसको आपकी सरकार ने 2018 में के शर्मा बड़े इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी गुरदीप फाइनेंशियल चप्पल हालत ठीक नहीं है। मैं देश की सुरक्षा अवस्था को लेकर, बॉर्डर को लेकर आपने के शर्मा माउंटेन स्ट्राइक कोर को बंद कराइए तो मैं और ये कह के संसद में स्क्रैप किया था कि हमारे पास पैसे नहीं है सेना खड़ी करने के लिए। ये संसद के अंदर आपकी सरकार ने जवाब दिया था। ये मुझे बताइए, ये राहुल के शर्मा जवाब दिए। सपल साहब सुनिए। सुमित जी से सुन लीजिए। पहले मैं सिप्पल साहब की झूठ जो है इनको बेनकाब कर, कितना बड़ा, मैं यही कह रहा था कि नेशनल चैनल में बैठ के जैसे तो आपके नेता संसद में झूठ बोलते हैं वैसे आप लोग भी झूठ बोलते हैं। अभी आपने गिनाया 2006, 2002, मैं आपको तो बताता हूं, योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये आपके 2011 और 12 का रिपोर्ट है सर। सिब्बल साहब, ये झूठ बोलना बंद कीजिए और लोगों को गुमराह करना। आपने गरीबी की परिभाषा बदली तो एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए। गरीबी रेखा के अंदर आकलन कैलोरी पे हुआ या रुपए पे हुआ? मेरी बात का जवाब दीजिए। कैलोरी का आंकड़ा था या नहीं था? आप इनको बंद कराइए, ये ठीक नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। और मैंने इनके बीच नहीं बोला, मैंने इनके बीच नहीं बोला है। आप इसको बात करेंगे, नहीं सेलेक्टिव नहीं, आप इनको बंद कराइए। बोल रहे थे आप, बीच में बहुत बोल रहे थे। सुमित जी, आप इनको रोकेंगे आप बीच में या बोल रहे थे? मैं डिबेट में आज भी कैलोरी बेस्ड है। ये जो आप लोग गोल पोस्ट शिफ्ट कर लेते हैं ना, तो चर्चा चली गई चीन की तरफ। बताइए आप चीन पे भी आ गई। आपके साथी ने, शर्मा जी, द्विवेदी जी ने चीन पर कांग्रेस पर हमला किया। सेना के अंदर आप रिवर्स में चले गए। ठीक है सपल साहब सुनिए, चीन पे के शर्मा चीन पे बोल रहे हैं। सपल साहब इनको बंद कराइए। ठीक है के शर्मा बोलिए ना। सुमित जी, ऐसे आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट सर, आप इनको ऐसे देंगे? बोलिए ना शर्मा जी, बोलिए। बस मैं ये कह रहा हूँ, मैंने स्पष्ट किया कि 2011-12 में यूपीए की सरकार थी ना, योजना आयोग आपके अंतर्गत था ना, योजना आयोग ने ये रिपोर्ट दिया था ना, और आप ही के नेताओं ने इसकी बात की सफाई दी। अब मैं आता हूं चीन। आपने पूछा कि चीन और पाकिस्तान कब एक नहीं थे। मैं आपको एक लाइन और जोड़ दे, चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी कब एक नहीं था सुमित? मुझे आप एक चीज बताइए, क्या चीन के साथ में इनका डील हुआ था या नहीं हुआ था? वो सारी रिपोर्टें बाहर आई हैं। क्या इन्होंने चीन से कांग्रेस पार्टी को जो है वो चंदा मिला या नहीं मिला? इन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया? क्या राहुल गांधी चीन, जब डोकलाम का इतना विवादास्पद वो चल रहा था, तब क्या राहुल गांधी जो चीन के राजदूत हैं उनके पास चाउमीन खाने पूरा परिवार इनका गया या नहीं गया? 3 दिन तक डिनाई किया इन्होंने कि हम नहीं गए। तीसरे दिन चीन ने फोटो जारी कर दिया। आए दिन चीन के समर्थन, और दूसरा पाकिस्तान से, क्या मणिशंकर अय्यर के घर में पाकिस्तानी जो वहां के नेता थे उनके साथ में डिनर पार्टी हुई या नहीं हुई उनके घर में, जिसको पूरी मीडिया ने दिखाया? तो मैं ये कहता हूं कि केवल चीन और पाकिस्तान नहीं, कांग्रेस पार्टी भी जवाब मेरा लीजिएगा, भारत को बर्बाद करने बिना जवाब के नहीं जा सकते। षड्यंत्र रचते रहे हैं। ठीक है सपल साहब जवाब दीजिए, भदौरिया जी में आ रहा हूं। कोई भी इस पे जवाब जल्दी से, आगे बढ़ना यूपी, एक करके एक जल्दी से। हाँ सुमित जी, ये जवाब जरूरी है क्योंकि ये झूठ लगातार बीजेपी फैला रही है। पहली बात, मणिशंकर अय्यर के घर पर डिनर की, तिवारी जी, शर्मा जी सॉरी, आपको मालूम है उसके बाद अरुण जेटली जी जो नेता थे राज्यसभा के, उन्होंने प्रधानमंत्री के बिहाफ पे सदन में माफी मांगी थी कि ये गलत बोला गया था। बोलिए, मांगी थी कि माफी की नहीं मांगी थी? ये झूठ बोला गया था आपकी ओर से। ये माफी क्यों मांगी थी अरुण जेटली जी ने? अरुण जेटली जी ने आपको सारी मीडिया रिपोर्ट, अभी अरे मीडिया में रिपोर्ट वो थी जो झूठ फैलाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पे राज्यसभा में दिसंबर में 18 ये बोल रहे हैं, आपको बता रहा हूं, आप यही बोल रहे हैं कि माफी मांगी अरुण जेटली ने सदन में। दिसंबर 2018 में
राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली जी ने खड़े होकर माफी मांगी थी। आप चाहें तो मैं अभी न्यूज निकाल के दिखा दूं आपको स्क्रीन पे। दूसरी बात, अब चाइना से संबंध पे आ जाइए। चाइना से संबंध पे 1 मिनट। अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी के डेलीगेशन अरुण कुमार सिंह जी के नेतृत्व में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेने क्यों गया था? बीजेपी मोर्चा का डेलीगेशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेनिंग लेने क्यों गया था? अच्छा। और तीसरी बात, अब आप बोलते हैं ना, अब आप मुझे बोलते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। आप फोटो डिनाई कीजिए अरे पहले। आप मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। कैन आई हैव सुदीन भदौरिया ऑन द स्क्रीन प्लीज? आप दोनों को मैंने भरपूर मौका दिया, सुदीन जी को मौका नहीं दे पाया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ सुदीन जी। सफल साहब मेरे साथ सफल साहब सुनिए, मैं आपको भरपूर मौका दिया। एक मिनट आपकी इजाजत से, ठीक है। सुदीन भदौरिया को स्क्रीन पे लेके आइए। सुधींद्र जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कोई स्पेसिफिकली क्या विदेश नीति के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से ज्यादा सफल है? बीएसपी कैसे तौलती है चीन और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर? आपकी टिप्पणी। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि सन 62 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, उस समय जिस प्रकार से हमने अपनी सीमाओं के अंदर चीनी घुसपैठ हुई, कब्ज़ा हुआ, और आज तक जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, नेफा जिसको कहते हैं, जहाँ तक तेजपुर तक वो घुस के आ गए थे, आज भी कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन उनके कब्जे में उस समय की बिल्कुल आज भी उनके कब्जे में है। और हम ये भी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले लद्दाख के इलाके से किस तरह से चीन की सेनाएं अंदर आईं। तो दोनों सरकारों में चीन का जहां तक प्रश्न है, उसमें इन दोनों सरकारों की विफलताएं रही हैं और देश और दुनिया भी ये जानती है। और जहां तक रहा पाकिस्तान का प्रश्न, हमारी भारत की सेनाओं ने बहुत बहादुरी से लड़कर हमने ज़मीन जीती। हम लाहौर के दरवाजे तक पहुंच गए और हमने बांग्लादेश के अंदर हमने जब विजय पाई, उसके बावजूद हम उनको जब समिट मीटिंग्स हुई वहाँ हमने सारा अपना गेन खो दिया। उस समय दोनों समय सरकारें किन की थीं वो आप भी जानते हो, देश भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। एक ताशकंद में हमने खोया, दूसरा हमने शिमला एग्रीमेंट जब साइन किया, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो से कुछ भी मांग मनवाई जा सकती थी, पर हमने उस समय लापरवाही बरती। तो ये भी अपनी पीठ थपथपाए ना। बड़ी बात और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, विदेश नीति के मामले में इनकी बहुत सारी विफलताएं हैं जिससे ये भी नहीं नकार सकते। और ये देश के अंदर और दुनिया के अंदर सब लोग जानते हैं। भदौरिया जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। आज संसद में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए विदेशी मेहमान क्यों नहीं आते हैं। इसके बारे में सरकार को अपने अंतर्मन पर झांकना चाहिए। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि कोरोना के कारण विदेशी मेहमानों को नहीं बुलाया गया। उन्होंने राहुल पर उलटकर तंज कसा कि क्या वो इतना भी नहीं जानते। भारत सरकार 5 देशों के राष्ट्रपतियों को बुलाने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं आ पाए। पलट कर जवाब दिया है सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने। गुरदीप सप्पल मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सप्पल साहब, राहुल गांधी को ये क्यों कहा उन्होंने? क्यों समझ में नहीं आया कि कोरोना का वक्त है और ऐसे में जितना कम ट्रेवल हो उतना बेहतर है? सुमित जी, सरकार ने केवल एक इंस्टेंस उठा के बोला है। आप पिछले 1 साल के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के तमाम कवरेज को देख लीजिए। इस सरकार को लेके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या इमेज बन रही है। वो मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के और सरकारों के डार्लिंग होते थे, आज उनकी क्या स्थिति है, इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने वही बोला है जो सच है। और दूसरी बात, चूंकि झगड़े में तू मैं अपनी बात कह नहीं पाया था, सप्पल साहब ये मुझे बताइए, बोलूंगा सप्पल साहब ये मुझे बताइए, एक मिनट, क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ये कहकर आने से मना कर दिया कि मैं भारत नहीं आना चाहता?
क्या ये सच्चाई नहीं है? अमेरिका से लेकर और तमाम दुनिया के राष्ट्रपति बीते 8 साल में हिंदुस्तान की मेजबानी स्वीकार कर चुके अलग अलग मौके पर। जिस मोदी पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसी मोदी की वजह से वो सब यहाँ पहुंचे। यस, मेजबानी स्वीकार की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज क्या स्थिति हो रही है? क्यों पड़ोसियों की बात की उन्होंने? आपको याद है भी कुछ महीने पहले जब तालिबान का इशू आ रहा था और जब एक ब्लॉक बना पाकिस्तान का, चाइना का और रशिया का, और भारत को उसमें बातचीत में नहीं बुलाया गया, भारत ने रशिया से बात की। जयशंकर साहब खुद मिलने गए थे रशिया में। रशिया ने कहा कि भारत को बुलाना चाहिए उस ग्रुप के अंदर। चाइना ने और पाकिस्तान ने उसको वीटो किया था। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है? क्यों? आप ही ने जवाब दिया। रशिया तो भारत का साथ दे रहा था ना, अमेरिका भारत के साथ तालिबान पे दे रहा था ना, आप ही ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। जी नहीं, जो पहले राउंड की बातचीत थी, नहीं, पहले राउंड की जो बातचीत थी, पहले राउंड की बातचीत, और उसके अंदर रशिया ने भी साथ नहीं दिया था। इसलिए हमारे विदेश मंत्री रशिया गए, वहां पे मिले, उसके बाद रशिया ने साथ देना शुरू किया। पहले राउंड की बातचीत में भारत बाहर था। इस बात को हम भूल सकते हैं क्या? जो बीजेपी बात करती है। और दूसरी बात मैं एक लाइन में बोलूंगा सुमित जी, मुझे अलाउ कीजिएगा। 10 सेकंड। अभी इतना मेरे से झगड़ रहे थे बीपीएल पे। आपको मालूम है 2013 के बाद बीपीएल का डाटा ही रिलीज नहीं किया सरकार ने। जो भी यूपीए की डेफिनेशन थी उसी पे आज भी कार्ड चल रहे हैं। 8 साल से आपने गरीबी का डाटा ही रिलीज नहीं किया है। ये वो सरकार है जो गरीबी पे हमको घेरे में लेती है। इसने गरीबी को कम करने का काम किया। मैं माफी चाहता हूं, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, चले गए दोनों लोग, लेकिन शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए, वक्त निकालने के लिए। कुल मिलाकर दोनों पक्षों में अब आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम है और खासकर 5 राज्यों में वोट पड़ने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।